हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे याद है हम एसएम कर रहे थे, हम अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक चॉइस। आज हम अपने दूसरे चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। देखो थोड़ा सा आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, चैप्टर बड़ा इजी है, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन थोड़ी मेहनत का चैप्टर है। चैप्टर का नाम जो शुरू करेंगे आज उसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। पहले आप मेरी बातों को समझेंगे, बड़ा आसान सा प्यारा सा चैप्टर है, समझ में बड़ा अच्छा आएगा। लेकिन देखो मेरी बात समझो, हम कोई टाइम पास नहीं करने बैठे, चार्टेड अकाउंटेंट बनने बैठे तो उसी तरह से ही सोचे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, पहले तो मेरी बात समझो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब समझो, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब समझेंगे, फिर समझेंगे इस चैप्टर में पढ़ना क्या चाहते हैं हम। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जो मैं कहना चाहता हूं सुनो। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसको देखना, वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है, स्ट्रेटेजी का एनालिसिस करना है। स्ट्रेटेजी का, मैं अपनी भाषा में बात करूं तो एनालिसिस करना है। मतलब हम जो स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, हम जो स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं वो अच्छी है, बुरी है, या हमें क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? अच्छी बुरी स्ट्रेटेजी देखकर हमें क्या लगानी चाहिए? हमें क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? अगली बात, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ जो ये स्ट्रेटेजी मेरी अच्छी है, बुरी है, मैं ये बात कर रहा हूं सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखूंगा। अब मुद्दा आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या। याद रखना, मैं जो ये एनालिसिस कर रहा हूं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करूंगा। ये स्ट्रेटेजी एनालिसिस, याद रखो, स्ट्रेटेजी एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करनी है। अधिकतर लोगों की यही प्रॉब्लम है, वो इस चैप्टर की बातों को समझ ही नहीं पा रहे। है बीमारी क्या? मतलब हमें अपनी स्ट्रेटेजी देखनी है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखनी है। मुद्दा ये आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या। मुद्दा ये आता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या। मुद्दा आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या। अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेरी भाषा में, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बड़ी सारी चीजें हमारे कंट्रोल में भी होती हैं। मेरी बात समझे, बड़ी सारी, जैसे मैं कह दूं लेबर अच्छी नहीं है हमारे पास, तो ये मेरे कंट्रोल में है। मार्केट से जाके अच्छी लेबर ढूंढ सकता हूं, मार्केट में तो है ना, तो ये मेरे कंट्रोल में है। ऐसे केस में मुझे कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? ये मैं पढ़ूंगा इंटरनल एनवायरनमेंट में। अगला चैप्टर है इससे, इंटरनल एनवायरनमेंट में मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी लिखने की कोई बात नहीं, समझना है खाली कि स्ट्रेटेजी कैसे लगाऊं,
कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी है, कौन सी बुरी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है बातें, उनको ध्यान में रखते हुए मैं एग्जांपल के जरिए डिस्कशन करता हूं, आपको समझ में आएगी मेरी बात। मैं एग्जांपल बताता हूं। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, या चलो छोड़ो उनके युद्ध को, तो अभी जितने भी अरब कंट्रीज है ना, अरब कंट्रीज जहां से ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, कच्चा तेल आता है, जहां से क्रूड ऑयल आता है, सभी कंट्रीज ने मिलकर एक अपनी संस्था बना ली, एक एसोसिएशन बनाई है। रियल एग्जांपल दे रहा हूं, एक एसोसिएशन बनाई है और इन्होंने डिसाइड किया जो तेल है ना, वो हम तेज दामों पर बेचेंगे, आपस में कंपटीशन करके कम नहीं बेचेंगे, तेल का रेट डिसाइड करेंगे। लो जी, अब इससे किसको घाटा हुआ? हमें तो घाटा हो गया। अब ये हमारे कंट्रोल में है क्या? ये बाहरी वातावरण है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन आवर कंट्रोल। अब मैं ये तो ना कहते भाई साहब आप एसोसिएशन ना बनाओ, तेल महंगा ना बेचो। अब ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब मैंने आपको पढ़ा दिया एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हमें क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? हमें क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं ये बात, पर हमें क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? सच बताऊं, हमने स्ट्रेटेजी लगानी शुरू कर दी है इंडिया ने। हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने चाहिए। तो जितनी भी हमारी कार कंपनीज हैं, उन्होंने देखा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तेल के रेट बड़े तेज हो रहे हैं, लोग सामान खरीदना कम करेंगे हमारा, हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जाना चाहिए, मतलब डिवेस्टमेंट कर देना चाहिए इनका और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ चला जाना चाहिए। अब डिवेस्टमेंट का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। डिवेस्ट का मीनिंग जो हमने स्ट्रेटेजिक चॉइस में पढ़ा, हमें कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए। तो ये था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसमें हमने कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए ताकि हम जीवित रह सके। मैं ये बात सिखाने वाला हूं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। मुझे लगता है इस एग्जांपल के जरिए आपको क्लैरिटी जरूर आ गई होगी। मैं ये नहीं कह रहा आपको समझ आ गया होगा, मैं कह रहा हूं क्लैरिटी आ गई होगी, पढ़ना क्या चाहते हैं हम। मैं आपसे ये कह रहा था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होने पर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस केस में क्या स्ट्रेटेजीज लगानी चाहिए। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया कि ऑयल वालों ने, रियल में चेक कर लेना, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा नाम है, कुछ पेट्रोल के एसोसिएशन बनाई है अरब कंट्रीज की, बड़ी सारी कंट्रीज ने मिलकर, और उन्होंने यही कहा है कि पेट्रोल नहीं महंगा देंगे, मतलब ऑयल महंगा देंगे। बताओ हमारे कंट्रोल में है क्या? किसी को रोक देगा क्या एसोसिएशन बनाने से? अब हमें क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? अब हमें लगना चाहिए क्या हमें इसी प्रोडक्ट में रहना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए? अब जब इतना महंगा हो जाएगा लोग खरीदेंगे नहीं, गाड़ियां कम बिकने लगेंगी। मैं कार कंपनी हूं तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? मतलब मैं टाटा हूं तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? मुझे व्हीकल ही शिफ्ट कर देने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जाना चाहिए, ईवी व्हीकल्स लगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लगा लेने चाहिए। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी तक तो मैंने कुछ चैप्टर शुरू ही नहीं किया,
मैं आपको बताना चाहता था एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी एनालिसिस करो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तेजी हो, कुछ चेंज हो रहे हो, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, वो ठीक है या नहीं है, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब बातें सोचना है। इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक है, मुझे 7 टॉपिक करवाने हैं धीरे धीरे, मुझे 7 टॉपिक करवाने हैं धीरे धीरे, जिसमें मैं पहला टॉपिक शुरू करने वाला हूं। मैं आपको टॉपिक समझाता चला जाऊंगा, लिखवाता चला जाऊंगा, आप एक एक करके 7 टॉपिक है सिर्फ। मैं पहला टॉपिक अपना शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें 2 काम करने चाहिए पहले टॉपिक में। पहला काम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसको एनालिसिस करना सिखाऊंगा। दूसरा वैल्यू चेन एनालिसिस, ये 2 बातें बतानी है। मेरा पहले टॉपिक में यही 2 बातें हैं। मैं अभी धीरे धीरे चलता हूं आपके साथ, मेरे साथ समझना शुरू करें। आपको यह समझ में आ गई कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी उस केस में क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, यह डिस्कशन करने लगूंगा। पर यह डिस्कशन करने के लिए मुझे आपको सिखानी होंगी ये 2 बातें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और वैल्यू चेन एनालिसिस। यह मेरा टॉपिक नंबर 1 है। इससे आपको समझ में आएगी कि प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पर है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। आप लोग मेरी बात समझे, क्या मैं पहले अपनी भाषा में बता रहा हूं, मैं पहले तुम्हें अपनी भाषा में समझाता हूं। बाद में आप पहले समझ लो, बाद में हम करेंगे कि हमें क्या करना है, लिखना क्या है, कैसे क्या करना है बाद में। एक प्रोडक्ट जो होता है ना, उसके 4 साइकिल्स हैं। सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है, उसके बाद वो ग्रोथ स्टेज पर आता है, फिर वो मैच्योरिटी स्टेज पर आता है, और फिर वो डिक्लाइन स्टेज पर आता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं ये बात। फिर वो ग्रोथ स्टेज में होता है, फिर वो मैच्योरिटी स्टेज पर होता है, और फिर वो डिक्लाइन स्टेज पर होता है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, हर एक प्रोडक्ट का एक दिन एंड होना ही होना है। आप समझो पहले मेरी बात को, मतलब सबसे पहले प्रोडक्ट ऐसे शुरू होता है, ये सेल्स है प्रोडक्ट की, ऐसे शुरू होता है, ग्रोथ स्टेज में चल रहा होता है, मैच्योरिटी पे जाता है, और फिर वापस गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे चलता है कोई भी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेल्स ऐसे चलती हैं डिक्लाइन स्टेज पे। अब ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, प्रोडक्ट हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना, हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। हर प्रोडक्ट स्टार्टिंग से आता है और एंड में चला जाता है। जैसे मैं बताता हूं आपको, लैंडलाइन फोन थे पहले, लैंडलाइन फोन थे, लैंडलाइन फोन बहुत चले, पहले आए, फिर उनकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने का मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंचे, फिर धीरे धीरे मोबाइल फोन आ गए, तो लैंडलाइन डिक्लाइन हो गए, खत्म हो गए, डिक्लाइन। हर प्रोडक्ट का यही हाल है, हर एक की लाइफ है, हर प्रोडक्ट की लाइफ है, और वो इसी तरह से चलती है और एक दिन खत्म हो जाती है। तो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, तो जो लाइफ साइकिल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, सीधी सी बात है। तो हमें कैसे स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? प्रोडक्ट एक दिन खत्म हो जाना है, प्रोडक्ट एक दिन खत्म हो जाना है। क्या हम रोक सकते हैं इस बात को? नहीं, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, हम कभी भी नहीं रोक सकते। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? तो हमें क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए? स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, मैंने स्ट्रेटेजिक चॉइस में आपको सारी स्ट्रेटेजी सिखा रखी हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन स्टेज में हैं तो आपको ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए,
अगर आप ग्रोथ स्टेज में हैं तो भी आपको ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज पर है आपका प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को देखो कि प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पर है, तो आपको ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। अब ये मैंने समझा रखा है सारा, थोड़ा बहुत हल्का सा हिंट लूंगा उन चैप्टर का। अगर आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुका है, तो हमें ये कैश काउ होगा, ये बिल्कुल एडजस्ट होगा, बिल्कुल सिखाया था मैंने आपको। कैश काउ वर्ड मत करना, पहले मेरे पुराने लेक्चर देख के आओ जी। यहां पैसा बहुत होगा, यहां से पैसा एक तो स्टेबिलिटी लगानी चाहिए यहां पर, और यहां से पैसा निकालकर कहीं और लगा सकते हैं, क्योंकि कैश बड़ा होगा यहां पर, अदर प्लेसेस पर लगा सकते हैं। ये तो मैं आपको अपनी देसी भाषा में समझा रहा हूं अभी कि है क्या। और अगर कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पर है, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन स्टेज पर है, ये कहां जा रहा है भाई साहब, आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पर है, डिक्लाइन स्टेज पर है, ये वाले नहीं है, ये नहीं है, प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पर है। अगर प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पर है तो आपको डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। डिवेस्टमेंट, बेचो, डिवर्सिफिकेशन लगाओ। अब ये स्ट्रेटेजी वहां से मैंने जानबूझ के पहले वो चैप्टर करवाया। लोग पहले वो चैप्टर चौथे नंबर पे जाके पढ़ते हैं। या तो डिवेस्टमेंट लगाओ या डिवर्सिफिकेशन लगाओ। डिवेस्टमेंट मतलब बेच दो सामान को, नई तरफ जाओ। डिवर्सिफिकेशन थोड़ा ये प्रोडक्ट बनाओ, थोड़ा दूसरे प्रोडक्ट बनाने की जाओ, धीरे धीरे ये खत्म करेंगे। ऐसा करना चाहिए मुझे। मैं पहले तो आपको यही एक टॉपिक सिखाना चाहता हूं, बस यही 2 टॉपिक सिखाने हैं। मैंने देसी भाषा में आपको समझा दिया कि प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। हमें देखना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पर है, और उस स्टेज के हिसाब से हमें स्ट्रेटजी बना लगा देनी चाहिए। बस ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें अगर किसी को भी पूछना है, मेरा एक टॉपिक तो ये है इसके अंदर। दूसरा टॉपिक है वैल्यू चेन एनालिसिस। मैं इसमें भी बताने की कोशिश करूंगा क्या है वैल्यू चेन एनालिसिस। देखो, कोई भी चीज अगर मैन्युफैक्चर करनी है ना, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, तो वो बड़े सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है। उसके लिए बड़े सारे, मैं कह लूं, एक्टिविटीज होती हैं, बड़ी सारी एक्टिविटीज होती हैं। मैं एग्जाम्पल के जरिए डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आप मेरी बात को समझ जाए। कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चर होती है तो बड़ी सारी एक्टिविटीज होती है। जैसे मेरी ये फैक्ट्री है, मैं इसको थोड़ी नीचे करके समझाता हूं। लो, यहां से समझाना शुरू करता हूं। जैसे मेरी फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। इसके अंदर मैंने बड़े सारे डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये डिपार्टमेंट है। ये मेरी पूरी बड़ी फैक्ट्री है और मेरे 5 डिपार्टमेंट है। अब ध्यान से सुनना आप, मेरे पास फैक्ट्री है मेरी। मैं आपको बताऊं, हम ना कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। अगर मैं कपड़ा बनाने की बात करूं तो हम कैसे बनता है, हमारे पास ना एक भेड़ की वो ऊन आती है, सोच लो ऊन, हम गर्म कपड़े बनाते हैं। हमारे पास ना ऊन आती है, भेड़ के ऊपर से काट के ऊन आती है। हम ऊन की साफ सफाई करते हैं पहले डिपार्टमेंट में। साफ सफाई करने के बाद हमें जिस रंग का धागा बनाना होता है उसे डाई करते हैं, डाई करते हैं। बहुत बड़ी मशीनें होती है डाई करने की। फिर हम उसे सुखाते हैं, डाई होने के बाद वो गीला हो जाता है, हम उसे सुखाते हैं। हमने यहां पर मैदान छोड़ा हुआ है खाली,
और ये मेरी फैक्ट्री में यहां से हम रास्ता है, हम यहां से ट्रक में सामान लेकर जाते हैं, यहां सुखाते हैं और सुखाने के बाद वापस लेकर आते हैं। और वो फिर अगले डिपार्टमेंट में जाता है। इस डिपार्टमेंट के अंदर यहां पे एक मशीन में डाला जाता है उनको, जो उसको एक धागा बना देती है, लंबा धागे बन जाते हैं। और धागे बनने के बाद अब सामान वापस आता है, यहां पर धागा बनता है। धागा बनने के बाद फिर उसे एक मशीन में डाला जाता है, वो जुड़ता चला जाता है धागा, फिर कपड़ा बनता है। इस तरह से हमारा सारा प्रोसेस चलता है। अब देखो, साफ सफाई करने में खर्चा होता होगा, यस। डाई करने में खर्चा होता होगा, यस। क्या सामान इधर से लेकर जाना है, सुखाना है और फिर वापस लाना है, क्या इसमें कुछ खर्चा होता होगा? बिल्कुल खर्चा, एक्सपेंस होता होगा। फिर मशीन में आकर धागा बनता, यहां पे मशीन में धागा बनने पर खर्चा होता है, फिर यहां पर आकर एक्सपेंस होता है। एक बात देख लो, एक गलती हो गई हमसे। मैं कह रहा हूं हर एक स्टेप पर खर्चा हो रहा है, इसे बोलते हैं चेन है। लेकिन हर चेन में प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है, प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है। जैसे पहले वाले स्टेप में क्या हुआ, साफ सफाई होगी, वैल्यू ऐड हुई ना। जो गंदी ऊन आई हुई थी भेड़ की, वो साफ सफाई हो गई उसकी। दूसरे वाले स्टेप में कुछ प्रोडक्ट में और वैल्यू ऐड हुई, प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हुई, यस, कलर आ गया, उसके अंदर डाई हो गया। जो तीसरा काम है, यह बड़ा बेकार हो रहा है। यहां से सामान लेकर जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, इससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। मुझे क्या करना चाहिए, जो डिपार्टमेंट मैदान खाली मैंने लास्ट में छोड़ा हुआ, मुझे खाली डिपार्टमेंट यहीं कर देना चाहिए। अब ये खाली मैदान जो है, कपड़ा यहीं सूख जाएगा। तो और जो ये इधर से जो ये ट्रक के आने जाने के खर्चे हैं, ये बच जाएंगे। इससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, वैल्यू ऐड नहीं हो रही, ये वेस्ट हो रहे हैं पैसे। इसे बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। आप अपने प्रोडक्ट के अंदर बड़े सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, सबको ध्यान से एनालाइज करो। हर प्रोसेस से प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड होनी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट से वैल्यू ऐड नहीं हो रही, उस प्रोसेस को हटा देना चाहिए। वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस। आप अपनी प्रोडक्शन की जो चेन है, जो डिपार्टमेंट है, जो प्रोसेस है, उसको एनालाइज करो, एनालिसिस करो। हर प्रोसेस से वैल्यू ऐड होनी चाहिए। प्रोडक्ट के अंदर अगर वैल्यू ऐड नहीं हो रही, तो उस प्रोसेस को हटाओ। लेकिन यह सब करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए मेरे प्रोसेस में कौन कौन सी चेन है, हमें पता तो होना चाहिए। बस यही है वैल्यू चेन एनालिसिस। मैंने आपको पहले देसी भाषा में बात की है, मैं अभी और बातें करूंगा। मैंने अभी तक 2 बातें की हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, मैंने पहली बात की है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मैंने आपसे बोला एक दिन हर प्रोडक्ट का एंड होना होता है, एक दिन एंड होता है हर प्रोडक्ट का। मैं अभी लिखवाना क्या है, कुछ नहीं लिखवा, चिंता मत करो, आप जानते तो मैं पढ़ाता कैसे हूं, आप टेंशन मतलब तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं है क्या। इसके पहले देसी भाषा में पता हो ना मुझे होता क्या है। ये एक दिन एंड होना है हर प्रोडक्ट का। आप अपने प्रोडक्ट को देखो
कि वो अपने लाइफ साइकिल के कौन से पड़ाव पर है। वो इंट्रोडक्टिव पड़ाव पर है, वो ग्रोथ पड़ाव पर है, वो मैच्योरिटी पड़ाव पर है। आप उसे देख ले वो कौन से पड़ाव पर है। इंट्रोडक्टरी, मैच्योरिटी, इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अगर वो इंट्रोडक्टरी और ग्रोथ पर है तो आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। मैच्योरिटी पर है तो आपको स्टेबिलिटी लगानी चाहिए। वो डिक्लाइन प्रोसेस पर है तो आपको डिवेस्टमेंट या डाइवर्सिफिकेशन लगानी चाहिए। तो कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, यह बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात मैंने की वैल्यू चेन एनालिसिस। इसमें मैं अगर अपनी भाषा में बात करूं तो मैंने कहा आपसे कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बड़ी सारी प्रोसेस की चेन होती है। हर प्रोसेस से वैल्यू ऐड होनी चाहिए। एनालाइज करो, अगर वैल्यू ऐड नहीं हो रही, अगर किसी प्रोसेस से वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो हटाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हट ही जाएगा, हो सकता है नहीं हो रही, लेकिन करना जरूरी है। हटाने की कोशिश करो। अब मैं आगे बताना चाहता हूं वैल्यू एंड, अभी तो बस मैं बेसिक बता रहा हूं, मैं फिर आपने अब लिखवाऊंगा यार करना क्या है मुझे। अब वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर माइकल पोर्टर है, माइकल पोर्टर इन्होंने कहा कि आपको सभी एक्टिविटीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। एनालिसिस करना सिखा रहे हैं। 2, 3, 4, 5। पोर्टर साहब ने कहा, माइकल पोर्टर ने, वैल्यू चेन एनालिसिस ही सिखा रहा हूं, कि आपको 5 एक्टिविटीज में बांट लेना चाहिए। पहली एक्टिविटी होनी चाहिए इनबाउंड एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक। मैं बता दूं क्या कहते हो। कहते हैं जितना भी रॉ मटेरियल है उससे रिलेटेड सारा एक्टिविटीज को यहां लिख लेना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे पहले तो अपनी एक्टिविटीज को एनालाइज करना है ना। रॉ मटेरियल, जैसे मैं रॉ मटेरियल मेरे पास आता है, स्टोर होता है। रॉ मटेरियल स्टोर होने के बाद मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टोर हो जाना, मटेरियल को कंट्रोल करना, बड़ी सारी बातें होती हैं। इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटी को फर्स्ट पार्ट में रख लो, जिसका नाम दे दो इनबाउंड लॉजिस्टिक। वो एनालाइज कराना चाहते हैं हमें कि जिसे वो कोई चीज खराब ना हो आपकी। पोर्टर साहब ने कहा इनबाउंड में आप स्टोर में स्टोर रखना, कंट्रोल करना, रिसीव करना मटेरियल को, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें इनबाउंड लॉजिस्टिक में रख दो। दूसरा, ऑपरेशन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनको सेकंड पार्ट में रख दो। सेकंड पार्ट में रख दो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी चीजें लगती है, जैसे मशीन लग गई, सभी एक्टिविटी को इस पार्ट में डिवाइड कर लो। तीसरा, आउट बोन्ड लॉजिस्टिक्स, मतलब अब कस्टमर को सामान देने तक की, मतलब फिनिश गुड्स को स्टोर करना, फिनिश गुड्स को सेल करना, ये सब एक्टिविटीज तीसरे पार्ट में रख लो। मार्केटिंग एंड सेल, जो एक्टिविटी कस्टमर को बुलाने के लिए की जाती हैं उन्हें इस पार्ट में रखो। कस्टमर्स को बुलाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट और सर्विस। कस्टमर को रोके रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जैसे हमें वो
आफ्टर सेल सर्विस देते हैं हम, आफ्टर सेल सर्विस मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज है उनको इस पार्ट में रखो। पोर्टर साहब ने कहा बिजनेस के अंदर 5 एक्टिविटीज होती हैं, 5 एक्टिविटीज होती हैं। पोर्टर साहब कहते हैं, अभी पोर्टर साहब समझाएंगे कि आपको कैसे एनालिसिस करना चाहिए। आप बिजनेस में जाएं, पूरे बिजनेस को 5 एक्टिविटीज में डिवाइड करें जो भी काम चल रहे हो। सबसे पहले वाले को इनबाउंड, दूसरे वाले को इनबाउंड, दूसरे वाले को ऑपरेशन, तीसरे वाले को आउटबाउंड, चौथे वाले को आप मार्केटिंग एंड सेल्स, और 5वें वाले को सेल सर्विस, सर्विस आफ्टर सेल सर्विस आता है उसमें। इनमें कैटेगराइज कर लो। कहते फिर देखेंगे बचत किस में हो सकती है। पहले तो आपको एक्टिविटीज का पता होना चाहिए। पोर्टर साहब ने कहा मेन प्रोडक्शन के लिए 5 एक्टिविटीज है। बड़े सारे लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। कहते एक बात बताओ पोर्टर साहब, 5 एक्टिविटी तो प्रोडक्शन के लिए बना दिया आपने, और भी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे हमने कहा पोर्टर साहब हम ना वो बेचते हैं, हम क्या हुआ है, एक परचेज डिपार्टमेंट है हमारा, परचेज डिपार्टमेंट। हमें रॉ मटेरियल वाले ने कहा रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, रॉ मटेरियल खरीदो, तो हम खरीद के लाते हैं। ये खरीद के लाते हैं, इसमें 2-4 बंदे रखे हुए हमने, उनको तनख्वाह देते हैं। ऑपरेशन वाले ने कहा जी मशीन का सामान टूट गया है, मशीन का मटेरियल टूट गया, वो लेके आओ, हम वो लेके आते हैं। तो हमने इस तरह से एक डिपार्टमेंट रखा हुआ है। बताओ इसे कहां कवर करोगे? इस डिपार्टमेंट को इनबाउंड बोलोगे, ऑपरेशन बोलोगे? तो पोर्टर साहब ने कहा यह एक अलग डिपार्टमेंट है जो मेन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है। ये मेन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है। तो उन्होंने ऐसे कुछ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी बताए जो सपोर्ट करते हैं मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इस डिपार्टमेंट का नाम रखो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट को सामान ला कर देता है, उसमें मदद करता है। मान लो मार्केटिंग वाला कहने लग जाए, यहां पे इसमें मार्केटिंग, इसमें आउटबाउंड वाला कहने लग जाए पैकिंग का सामान खरीद के लाके दो, पैकिंग का सामान, तो ये खरीद के लाके देगा। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो सभी प्राइमरी डिपार्टमेंट्स की हेल्प करते हैं, उनको जो जो चीजें चाहिए। मैंने कहा और सुन लो मेरी बात, ये तो हो ही गए। लेबर है, हमें लेबर चाहिए होती है, लेबर के लिए हमने एक एचआर डिपार्टमेंट बना रखा है जो लेबर ला कर देता है। खर्चा तो यहां पर भी होता है, एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय बैठे हैं। तो अब वो तो सभी डिपार्टमेंट को, ये वाला डिपार्टमेंट कहता है जी मुझे लेबर चाहिए, यहां ला कर देता है। ये कहता है मुझे लेबर चाहिए, ये कहता है मुझे लेबर चाहिए। काम करने के लिए लेबर तो चाहिए, स्टोर करना है मटेरियल, आदमी नहीं चाहिए क्या? मशीन चलानी है, आदमी नहीं चाहिए क्या? आपको सामान बेचने जाना है, स्टोर में रखना है, तो सामान आदमी नहीं चाहिए क्या? मार्केटिंग में आदमी नहीं चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस में को करके आनी, आदमी नहीं चाहिए क्या? आदमी तो सभी को चाहिए, लेबर तो हर एक जगह चाहिए। तो एचआर डिपार्टमेंट है जो इसकी हेल्प करता है। इन्होंने कहा जी ये भी स्पोर्ट डिपार्टमेंट है। इस तरह इन्होंने 4 स्पोर्ट डिपार्टमेंट बताए हैं, परचेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। अगले की बात करता हूं, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, मशीन खराब हो जाए, लाइट खराब हो जाए, तो पूरी फैक्ट्री की लाइट ठीक करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है हमने। अब लाइट तो कहीं की भी खराब हो सकती है ना जी, लाइट
इनबाउंड डिपार्टमेंट था, वहां की लाइट खराब हो गई, मतलब जहां पे रॉ मटेरियल रखा जा रहा था, जहां मशीन चलती वहां लाइट चली गई, जहां पे सामान बिक रहा था, स्टोर हो रहा था, वहां लाइट चली गई, जहां पे मार्केटिंग और सेल डिपार्टमेंट बनाया हुआ था वहां लाइट चली गई, सर्विस में लाइट चली गई, डिपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग, तो क्या होगा? तो उसके लिए टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और हमने और भी एक छोटा सा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट। पोर्टर साहब कहते हैं, मान लो क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है, क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है हमारा, हम ये देखते हैं कि जो सामान जा रहा है वो सही क्वालिटी का जा रहा है। ऐसे बड़े सारे डिपार्टमेंट होते हैं हमारा। एड अकाउंट डिपार्टमेंट है जो सारे पैसों का हिसाब किताब रख रहा है। ऐसे बड़े सारे डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट्स है। मतलब मैं अगर बताऊं ना, पोर्टर साहब ने ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे ग्राफ बना के दिया था, मैं चित्र बना के दिया था यार, पिक्चर बना के दी थी पोर्टर साहब ने। वाह, पोर्टर साहब ने क्या बनाया था? 1 2 3 4 5, ये 5 डिपार्टमेंट हो गए। ये इनबाउंड, ये ऑपरेशन, ये आउटबाउंड, ये मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट, और ये सर्विस डिपार्टमेंट। और इनको बोला था ये है मेरे पास प्राइमरी डिपार्टमेंट, प्राइमरी एक्टिविटीज। और फिर बोली थी ये 4 है, 1 2 3 4। इसको बोला था वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट। इसको बोलता टेक्नोलॉजी, इसको बोला था एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको बोला था फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इन चारों को बोला था कि ये स्पोर्ट एक्टिविटीज है, स्पोर्ट एक्टिविटीज है। और वो कह रहे थे इन सब में ध्यान से एनालाइज करो, इनमें बचत करो तो मार्जिन आएगा, तो मार्जिन आएगा। ये बातें पूरी बोली गई इसमें वैल्यू चेन एनालिसिस में। मैं अगर बात करूं तो मैंने अभी तक इस चैप्टर में अगर सारी बातें करूं तो आपको अगर कुछ भी बातें नहीं पता, आपको पहले बेसिक अगर ये बातें पता है तो बात खत्म हो जाती है। मुझे इस चैप्टर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो आपके कंट्रोल में नहीं है 7 टॉपिक पढ़ाने हैं, जिसमें से मेरा पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ये बातें पता हूं बस। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं लाइफ, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। यहां पे आपका इंट्रोडक्शन स्टेज है, यहां पे ग्रोथ स्टेज है, यहां पे मैच्योरिटी स्टेज है, यहां पे डिक्लाइन स्टेज है। यहां पर और यहां पर क्या हमें पॉलिसी लगानी चाहिए, यहां पर क्या लगानी चाहिए, यहां पर क्या लगानी चाहिए। प्रोडक्ट ने तो एक दिन खत्म होना ही है। दूसरा मैंने लिखवाया आपको वैल्यू चेन एनालिसिस। मैंने इसमें बता दिया आपको कि बड़ी सारी एक्टिविटीज होती हैं, हर एक्टिविटीज से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड होनी चाहिए, वो हो रही है या नहीं हो रही हमें ये देखना है। इसमें पोर्टर साहब आ गए और पोर्टर साहब ने ये बनाकर दे दिया आपको, पोर्टर साहब ने दिया ये बनाकर, कहने लगे जी 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 तो है मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज और 4 है मेरी सपोर्टिव एक्टिविटीज। प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विस। इन सब में देख लो वैल्यू ऐड होनी, सभी एक्टिविटीज को इन पार्ट्स में डिवाइड कर लो और फिर उनमें ध्यान से देखो कि वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उस एक्टिविटी को हटाने की कोशिश करो या घटाने की कोशिश करो, इससे हमें मार्जिन आएंगे। ये पोर्टर साहब ने कहा था। मेन तो मुझे ये सिखाना था।
अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, एसएम के। मुद्दा एसएम में समझने का मुद्दा नहीं है, समझ तो आ जाता है सब कुछ, मुद्दा आता है लिखने का, जो आपको पता है हम एक अलग टेक्निक से चल रहे हैं इस वक्त। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वैल्यू चेन एनालिसिस। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में मैं क्या क्या लिखवाऊंगा, मैं पहले तो आपको प्रोडक्ट ही पता होना चाहिए जी, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मैं पहले तो इसके बारे में लिखवाऊंगा, फिर मैं लाइफ साइकिल के बारे में लिखवाऊंगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहले तो जी प्रोडक्ट क्या होता है यह सिखाना चाहता हूं मैं, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में लिखवाऊंगा, फिर वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में लिखवाऊंगा। थोड़ा बहुत इसमें लिखने के बाद पोर्टर ने जो जो एक्टिविटीज बनाई हैं उन सारी 5 वो और 4 वो सारी एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवा दूंगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा लिखवाऊंगा, और प्रोडक्ट किसे कहते हैं इस बारे में लिखवाऊंगा। मेरा ये टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ऐसे 7 टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो बता दें एक बार। अब सबसे पहले तो प्रोडक्ट की ही बात करें, प्रोडक्ट की बात करें। मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखवाना चाहता हूं, क्या नहीं लिखवाना चाहता, समझो एक बार। देखो, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं ना, जब हम मान लो फैक्ट्री में जाते हैं, यार छोड़ो इंडस्ट्री की, जब हम फैक्ट्री में जाते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब इस फैक्ट्री का असली प्रोडक्ट क्या है, ये बनाकर बेचना क्या चाहती है, प्रोडक्ट क्या है, क्या सेल करती है ये। फैक्ट्री में ना पता ही नहीं चलता ये वो बना क्या रहे हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैंने एक बार एक फैक्ट्री में गया, वहां ना बड़े ऐसे पाइप से बने हुए थे जैसे आप देखते हो ना साइंस में, और यहां पर ऐसे इतने बड़े बड़े वो लगे हुए मटके से। अब मेरे को नहीं पता क्या होते हैं वो, क्या नहीं होते, मैं साइंस नहीं पढ़ता। ऐसे यहां पे एक चीज जल रही हो बड़ी गंदी, उसमें से ऐसे वो भाप से निकल के ऐसे ऐसे जा रही हो, फोक निकल निकल के। मेरे को तो समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। मैं गया हुआ था ऑडिट पे बैंक की तरफ से, मैंने कहा भाई साहब ये हो क्या रहा है। कहते जी यहां से ये जल रहा है, यहां से वो भाप निकल के कुछ सामान इसमें गिर जाएगा, फिर आगे चल के कुछ सामान इसमें गिरेगा, कुछ सामान इसमें गिरेगा, कुछ सामान इसमें गिरेगा। और मैंने कहा भाई बन क्या रहा है ये तो बता दे, बेचता क्या है तू। कहता कुछ नहीं, हम एक पाउडर बेचते हैं। मैंने कहा उससे क्या होता है। कहता उस पाउडर से ना आप थोड़ा सा पानी में मिलाओ, 1 टब पानी में सिर्फ 50 ग्राम मिला दो, वो पूरा 1 टब, बहुत बड़ा टब था, वो क्या होता है फ्रूटी बन जाएगी। मैंने कमाल है यार, मुझे तो ये नहीं समझ में बेचता क्या है। अब ये बेचता क्या पाउडर, आपको कैसे पता चलेगा इसका प्रोडक्ट क्या है। लाइफ साइकिल तो बाद में सोचूंगा, पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट क्या है। तो मैं अभी आपको यही लिखवाना चाहता हूं, हमें कैसे पता चलेगा किसी चीज का प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट का सीधा मतलब वो सेल करता होगा, वो टेंजिबल भी हो सकता है, वो इंटेंजिबल भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। तो पहली बात तो मुद्दा यही है प्रोडक्ट है क्या। तो मैं आपको पहली बात तो यह बताऊंगा प्रोडक्ट किसे कहते हैं। बिजनेस जिसे सेल करता है, बिजनेस जिसे सेल करता है, बिजनेस जिसे सेल करता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये गुड्स भी हो सकते हैं, ये सर्विसेज भी हो सकती हैं, ये टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती हैं। बस मैं पहली बात तो ये, आप फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री में जाकर ही देख रहे हैं बेचते क्या है, ये नहीं कि भाई साहब एक ये खंभा से टंगा हुआ ये क्या है, ये क्या है। आप सीधा पूछो भाई बेचता क्या है तुम, वो कहेगा जी ये बेचता हूं, तो आपको कहेगा ये प्रोडक्ट है, हम इसकी बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी भी चीज की, आपने उसको ना देखा हो और आप उसे पहचानना चाहते हो कि जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप नीरज सर के बारे में बताओ,
किसी को बताना जिसने नीरज सर को ना देखा हो और वो आके मुझसे ही मिले, तो आप उसे कहेंगे हाँ जी ऐसे बैठे होंगे, ऐसे ऐसे उंगली कर रहे होंगे, बार बार चिल्ला रहे होंगे। अब मेरे अंदर जो जो चीजें हैं आप उसे बताएंगे, मेरी अच्छाइयां भी मेरी बुराइयां भी, सारी बातें उसे बताएंगे तो वो मुझे पहचान जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैं इसके बाद इसमें यह लिखवा दूंगा। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जिसे हम सेल कर रहे होते हैं। जो गुड्स होता है वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, वो सर्विसेज भी हो सकते हैं, और गुड्स में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी। मैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिखाऊंगा। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी। पहली बात, ये टेंजिबल भी हो सकता है और ये इनटेंजिबल भी हो सकता है। दूसरी बात, इसका एक प्राइस होगा, बिना प्राइस के तो ये बिक नहीं रहा होगा, इसका एक प्राइस होगा। तीसरी बात, इससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी, इसका एक फीचर होगा सेटिस्फैक्शन, इसे सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी, एक फीचर होगा सेटिस्फैक्शन। चौथी बात, यह इंपॉर्टेंट होगा बिजनेस के लिए, इंपॉर्टेंट होगा। पांचवी बात, इसकी एक यूजफुल लाइफ होगी। मैं अब आ चुका हूं, मुझे क्या क्या लिखवाना है। मुझे एक तो प्रोडक्ट लिखवाना है आपको, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फिर वैल्यू चेन एनालिसिस। मैं प्रोडक्ट में क्या क्या लिखवाऊंगा आपको, मेरी बात समझे। मैं प्रोडक्ट में आपको लिखवाऊंगा, अब मैं आ रहा हूं प्रोडक्ट में क्या क्या लिखवाऊंगा। नंबर 1, पहली बात मैं लिखवाऊंगा प्रोडक्ट में, बिजनेस इसे सेल करता है, वो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट है। ये टेंजिबल भी, ये गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकती है, ये सर्विसेज भी हो सकती हैं, गुड्स टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी। पहली बात तो मैं ये लिखवा दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाऊंगा। मेरी बात समझो आप, आपको जो नंबर मिलने हैं ना वो इसके मिलने हैं। अब ये लिखवाएंगे कैसे, जैसे हम कर रहे थे हर बार, मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दूंगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो मैं लिखवाऊंगा ये टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी। टेंजिबल में एक बात और इनटेंजिबल में क्या लिखवाऊंगा। टेंजिबल में लिखवाऊंगा आप इसे कैन बी हैंडल्ड, आप इसे छू सकते हैं। कैन बी सीन, फिजिकल फेल्ट, आप इसे महसूस कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे छू सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे फिजिकली फील कर सकते हैं। जैसे कार, पेन, बुक, ये सब चीजें, ये बात लिखवाऊंगा। इनटेंजिबल में नॉट ए फिजिकल सब्सटेंस, नॉट ए फिजिकली गुड्स, फिजिकल नहीं होगा। जैसे टेलीफोन सर्विस, बैंकिंग, ये सब गुड्स हैं बट इनकी इनटेंजिबल है। ये रिपेयर, इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस है, गुड्स है बट टेंजिबल नहीं है। तो पहली खासियत मैं आपको यही लिखवाने वाला हूं। लाइफ साइकिल तो बाद में पढ़ूंगा, पहले तो मैं ये बात लिखूंगा, बिजनेस जिसे सेल करता है वो प्रोडक्ट होते हैं, ये गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस होती है, टेंजिबल भी हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये या तो टेंजिबल होंगे या इनटेंजिबल, जिसे नहीं पता उसको बताना है। दूसरी बात, प्रोडक्ट हैव ए प्राइस, प्रोडक्ट का एक प्राइस होगा। अब मुद्दा ये आता है प्राइस क्या,
क्या इसके अंदर लिखूंगा क्या? मैं इसमें लिखूंगा बिजनेस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करता है, कॉस्ट डिटरमाइन करता है। थोड़ा सा यहां पे कॉस्ट डिटरमाइन वही है, कैलकुलेट करता है, डिटरमाइंड करता है, और प्राइस चार्ज करता है, चार्ज करता है। बिजनेस आप देखेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे पहचानेंगे, आप देख रहे होंगे बिजनेस उसकी कॉस्ट निकाल रहा होगा, उसका प्राइस चार्ज कर रहा होगा लोगों से। इसलिए लिखूंगा मैं आजकल जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्राइस इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड और सप्लाई। मैं इसमें लिखूंगा प्राइस जो डिटरमाइंड होते हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, मार्केट और टारगेटेड ग्रुप, आप कौन से ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तब उससे डिसाइड होते हैं। टारगेटेड ग्रुप मतलब आप गरीब आदमियों को देख रहे हो तो प्राइस वैसे डिसाइड होगा, आप बड़े अमीर आदमियों को सामान बेच रहे हो वैसे डिसाइड होगा, छोटे बच्चों का सामान है, आपका ग्रुप क्या है, लोग महंगा भी खरीद लेंगे, बड़े आदमियों का सामान है, बूढ़ों का सामान है, लोग पैसे लगा के राजी नहीं मरते मेरे। आपका टारगेटेड ग्रुप क्या है उससे प्राइस डिसाइड होता है, मार्केट कैसी है, क्वालिटी कैसी है आपके प्रोडक्ट की, ये प्राइस डिसाइड करते हैं। प्राइस डिमांड और सप्लाई से इफेक्टेड होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसमें लिखवाऊंगा आपको बिजनेस प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करता है। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, आजकल के कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में, कॉम्पिटिटिव वर्ड के अंदर मार्केट प्राइस देती है, हम तो कॉस्ट पर वर्क करके प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगा आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में मार्केट से हमें प्राइस मिल जाता है, हम तो उस प्राइस ही को अचीव करते हैं, बल्कि हम तो अपनी कॉस्टों को कम कर करके प्रॉफिट्स को निकालना चाहते हैं। और लोग कहते हैं कि मार्केट प्राइस पता कैसे डिसाइड होता है? मार्केट प्राइस डिसाइड होता है, एक मिनट ऐसे लिखवाता हूं, ऐसे नहीं, मैं तो ये कहूंगा आजकल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर सेल प्राइस नहीं डिसाइड होता, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर सेल प्राइस नहीं डिसाइड होता, बल्कि एक सेकंड यार क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट जोड़कर सेल प्राइस डिसाइड नहीं होता, बल्कि हम मार्केट में प्राइस मिल जाता है, कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट निकालते हैं। वही वाली बात दोबारा बोल दी, आप मेरी बात समझे। मैं प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखूंगा, मैं कहूं बिजनेस जो सेल करता है वो प्रोडक्ट होता है, वो गुड्स भी होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल जिसे आप हैंडल कर सकते हैं, हैंडेड कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, फिजिकल फेल्ट कर सकते हैं, और जिसे नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल होता है। प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, बिजनेस कॉस्ट डिटरमाइन करता है, प्राइस चार्ज करता है। प्राइस आजकल डिमांड और सप्लाई से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्राइस क्वालिटी, मार्केट और टारगेटेड ग्रुप के आधार पर डिसाइड होते हैं। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर आजकल सेल प्राइस डिसाइड नहीं होता, बल्कि कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट बनाए जाते हैं, और मार्केट में प्राइस दे देती है, हम तो कॉस्ट पे वर्क करके प्रॉफिट निकालते हैं। तीसरी बात मैं बताऊंगा, जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर एक फीचर होगा सेटिस्फैक्शन।
वो अपने कस्टमर को हम सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। वो प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। हमारा तीसरा फीचर बताऊंगा मैं आपको, प्रोडक्ट हैव सर्टेन फीचर दैट डिलीवर्स सेटिस्फैक्शन। जो प्रोडक्ट होगा वो सेटिस्फैक्शन डिलीवर कर रहा होगा। क्या आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आ रही हैं? जो प्रोडक्ट होगा वो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। इसमें लिखवाऊंगा कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, सेटिस्फाइड करेगा। कितनी नीड को सेटिस्फाइड करेगा यही प्राइस डिसाइड करेगा। यही फीचर प्राइस डिसाइड करेगा। बिजनेस इस सेटिस्फैक्शन वाले फीचर को बार बार बदलता रहेगा। वो देखेगा यूजर को क्या चाहिए, बार बार बदलेगा इसको। मान लो अंकल चिप्स है, पहले उसमें नमक ज्यादा आ रहा था, हमें लगा कि ना इसमें तो नमक ज्यादा है, तो वो बार बार उसको बदलेगा। बिजनेस प्रोडक्ट के फीचर को, के इस फीचर को, ये फीचर है ना एक, बिजनेस के इस फीचर को अल्टर करेगा यूजर के एक्सपीरियंस को देखते हुए, यूजर के एक्सपीरियंस को देखते हुए वो प्रोडक्ट को अल्टर करेगा। वो मैंने बताया, जैसे एग्जांपल दिया, अंकल सिर्फ स्टार्टिंग में आया, उसके अंदर नमक ज्यादा था, तो उन्हें यूजर का एक्सपीरियंस देखा भी इसमें तो नमक ज्यादा है, बिजनेस को अल्ट किया। फीचर सेट, ये प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर नजर आ रहेगा। आप फैक्ट्री में जाएंगे, आप देखना, पहले तो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, उसका एक प्राइस होगा, उसके अंदर एक फीचर होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा, वो कितनी नीड सेटिस्फाई करेगा, इसी बेस से प्राइस डिसाइड होगा। बिजनेस प्रोडक्ट के इस फीचर को बार बार अल्टर करता रहता है यूजर के एक्सपीरियंस को देखते हुए। प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए जो कस्टमर के लिए जो जिस कस्टमर के लिए बना है उसे वैल्यू सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। वैल्यू सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। वैल्यू सेटिस्फैक्शन का मतलब वो जितने रुपए दे रहा है उतने रुपए का उसको सामान मिल जाए, उसको सेटिस्फैक्शन आ जाए। अगर एक कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने से प्रोडक्ट के एंड तक, उसकी लाइफ तक उसे वैल्यू मिल रही है, तो प्रोडक्ट अच्छा माना जाता है। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने से लेकर प्रोडक्ट की लाइफ तक, ये नहीं बस बेच दिया और काम खत्म, लाइफ तक सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, तो प्रोडक्ट अच्छा माना जाएगा। अच्छा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, प्रोडक्ट के फीचर अलग अलग हो सकते हैं, क्वांटिटी, डिजाइन, फैशन, एक्सपीरियंस, ये अलग अलग हो सकते हैं। छोड़ो इस बात को, नहीं लिखवाएंगे। यहां तक समझ में आती है? मैं ये 3 बातें आपको अब तक बता चुका उसके फीचर है। मैं प्रोडक्ट के बारे में ये सब लिखवाऊंगा, आप लोग समझ लें,
मैंने पहले बेसिक सा बताया, मैंने चौथा फीचर क्या बताया था, इंपॉर्टेंट होगा, सारे प्रोडक्ट सारे बिजनेस वाले उसकी तरफ भाग रहे होंगे। मैं चौथी बात कर रहा हूं, हर आदमी उसी की बात कर रहा होगा, प्रोडक्ट ऐसा हो, प्रोडक्ट ऐसा हो। प्रोडक्ट इज पिवोटल, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सभी लोग उसी की बातें कर रहे होंगे, सभी लोग उसी के पीछे भाग रहे होंगे कि प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। जो प्रोडक्ट होगा वो बिजनेस का सेंट्रल होगा। अब प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, सब इसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। मैं कह रहा हूं कि जो प्रोडक्ट होगा वो बिजनेस के सेंटर में होगा, सभी लोगों की नजर इस पर होगी, वो बिजनेस के सेंटर में होगा। सेंटर में होगा, सभी एक्टिविटीज इसके आसपास घूम रही होंगी, सभी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज इसके इर्द गिर्द अराउंड घूम रही होंगी। सबका मेन टारगेट यही होगा, कहने का मतलब मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट बिजनेस के सेंटर में होगा, सभी एक्टिविटीज इसके चारों तरफ घूम रही होंगी कि हमें प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, सबका एक ही जोर होगा। अगली बात, सभी एक्टिविटी को चलाने के लिए एक फोर्स होगी, सभी बिजनेस एक्टिविटीज का ड्राइविंग फोर्स होगा प्रोडक्ट। आपको नजर आ रहा होगा सभी उसी की बातें कर रहे होंगे। जैसे सभी एक्टिविटीज इससे होनी है, मैंने बताया सभी एक्टिविटीज जैसे सेल्स, मार्केटिंग, सभी एक्टिविटी इसी के अकॉर्डिंग होनी है। मार्केटिंग, लॉजिस्टिक में सामान इधर आना जाना, अदर बिजनेस प्रोसेस सब इसी के थ्रू होंगे, सब इसी पे ध्यान दे रहे होंगे। 5 बातें हो गई हैं। जो सेल होता है, मैं एक एक बात को भी ऐसे लिखवाऊंगा, टेंजिबल होनी चाहिए, प्रोडक्ट का एक प्राइस होना चाहिए जिसके अंदर मैं ये बातें लिखवाऊंगा, प्रोडक्ट के सर्टेन फीचर होने चाहिए। फर्स्ट फीचर होगा कि डिलीवर सेटिस्फेक्शन, ये सबसे अच्छा, सबसे कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा, यही प्राइस को डिसाइड करेगा। लोग इसे अल्टर भी करते रहते, इस फीचर को अल्टर करते रहते जैसे जैसे यूजर का एक्सपीरियंस आता है। और एक प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए कि वो कस्टमर की वैल्यू सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा हो, कस्टमर को खरीदने से लेकर लाइफ तक वैल्यू जो प्रोडक्ट देता है वही अच्छा प्रोडक्ट होता है। उसके बाद मैंने आपसे बताया कि ये बड़े इंपॉर्टेंट होगा, ये बिजनेस के सेंटर में होगा, सभी इसी के पीछे बातें कर रहे होंगे। आखिरी, प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ होगी, प्रोडक्ट हैव यूजफुल लाइफ, मतलब एक लाइफ होगी, उसके बाद या तो वो प्रोडक्ट को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, दोबारा कुछ उसमें चेंज करके बनाना पड़ेगा, या फिर उसे बंद ही करना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट की लाइफ होगी, और उसके बाद या तो आप इसे रीइन्वेंट करोगे, दोबारा बनाओगे, कुछ चेंज करोगे उसके अंदर, या फिर सीज टू एग्जिस्ट होगा, वो बंद ही रहना ही खत्म हो जाएगा, उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल भी दूंगा आपको, फिक्स लाइन टेलीफोन्स की जगह मोबाइल फोन ने ले ली। मैं ये सब बातें आपको लिखवाऊंगा। मेरा अपना पहला टॉपिक शुरू हो चुका है, चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आ जाओ बच्चों, इन बातों को लिखना शुरू करते हैं मेरे साथ साथ। पहले चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर नंबर 2,
strategic analysis, external environment. और मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले अपना पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। अब इसमें मैं अपना पहला टॉपिक बता रहा हूं, प्रोडक्ट। इसके अंदर लिखना शुरू कर रहा हूं। पहले प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पहली लाइन क्या लिखूंगा, जिसे बिजनेस सेल करता है। याद करते रहो साथ साथ यार, बोलते रहा करो, याद किया करो आप साथ साथ, ये बड़ा जरूरी है। जिसे बिजनेस सेल करता है, ये गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकती है, ये फिजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल गुड्स मतलब टेंजिबल भी हो सकते हैं। आ जाओ पहले ये बात लिखता हूं, लिखे बिजनेस इज सेल प्रोडक्ट्स। sells products. A product can either be a product। बच्चों देखो मेरी बात समझो, मैं जो ये पहली लाइन होती है, ये पूरा एक पैरा होता है, पूरा पैराग्राफ होता है। मैं इसे जानबूझ टुकड़ों में तो लिख देता हूं, लेकिन होता ये पूरा पैराग्राफ है। ये एक पैराग्राफ है पूरा, ये दूसरा पैराग्राफ है पूरा। तो आप वैसे लिखा करें, बिजनेस सेल प्रोडक्ट, इसके आगे कोमल आगे, वैसे आगे लाइनें चल रही हैं ये वाली। ए प्रोडक्ट कैन बी आइदर ए गुड और सर्विस। गुड्स और ए सर्विस। It may be physical goods or service. It may be physical goods और सर्विस। मतलब सर्विस मतलब इंटेंजिबल। पहली लाइन होगी बिजनेस सेल द प्रोडक्ट्स, ये गुड्स और सर्विस हो सकते हैं, ये गुड्स और सर्विस हो सकते हैं, ये फिजिकल गुड्स या सर्विस हो सकते हैं। अब बिजनेस में अब मैं दूसरी बात लिखवाऊंगा कि प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत होगी। तो लिखे अगला पॉइंट, बिजनेस प्रोडक्ट हैव business products have certain characteristics। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? पहली, प्रोडक्ट आर आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब इसमें वही बातें लिखूंगा कि टेंजिबल होगा तो वो हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, जैसे कार, पेन, बुक। और इंटेंजिबल होगा तो ये सब कुछ, यही बातें लिखूंगा। तो लिखे ए टेंजिबल प्रोडक्ट्स कैन बी हैंडेड, सीन, फिजिकल, फेल्ट। ए tangible product can be handled, seen and
physically felt like car, books, pen, mobile and so on। अब इंटेंजिबल के बारे में लिखूंगा जिसे आप नहीं छू सकते। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिवली an intangible products is not physical goods such as telecom services, banking, इंश्योरेंस। तो लिखे इसे एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट इज नॉट ए फिजिकल goods, not a physical goods। मेरी पहले हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले बातें क्या लिखवा दी, ध्यान से साथ साथ याद करते रहा करो, बार बार रिवाइज करो। हम सेल करते हैं, गुड्स और सर्विस हो सकते हैं, प्रोडक्ट फिजिकल गुड्स भी हो, फिजिकल गुड्स या सर्विस हो सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये टेंजिबल टेंजिबल जो हैंडेड हो जाती है, सीन हो जाती है, फिजिकल फेल्ट हो जाती हैं, इनटेंजिबल जो फिजिकल नहीं होती। इसके बाद दूसरी, प्रोडक्ट हैव ए प्राइस, प्रोडक्ट का हम कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, प्राइस चार्ज करेंगे और फिर प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा ये बातें लिखेंगे। तो लिखे सेकंड, प्रोडक्ट हैव ए प्राइस, प्रोडक्ट हैज ए प्राइस, प्रोडक्ट का एक प्राइस होगा। कैसे लिखेंगे, बिजनेस डिटरमाइंड द cost of their product, business determine the cost of their product and charge a price from them, charge a price for them and charge a price for them, for them का मतलब प्रोडक्ट के लिए, for them। अब प्राइस कौन डिसाइड करता है, प्राइस की बातें करूंगा। अब प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइडेड होते हैं। देखो समझ तो आ जाता है, लिखना बड़ी दिक्कत वाली बात है। प्राइस इन्फ्लुएंस होते हैं डिमांड और सप्लाई से। प्राइस क्वांटिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट कैसी है और टारगेट ग्रुप, इन सब से डिसाइड होता है। तो आ जाए, लिखें द dynamics of supply and demand inflation, the market price of an item, the market price of an item।
और सर्विस। डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन influence, the demand and supply influence the market price of item and service। मार्केट प्राइस का मतलब होता है, मैं ये वाले भी लिखवा देता हूं, मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है आप जितनी क्वांटिटी लोग मांग रहे हैं आप उतनी क्वांटिटी दे रहे हैं। ये वाली लाइन और लिखवा देता हूं, यहां पर अच्छी लाइन है ये। मार्केट प्राइस is the price, मार्केट प्राइस वो प्राइस है, is the price at which quantity provided equal to quantity desired, at which quantity provided equal to quantity desired, ये तो मैंने वैसी लाइन लिखवा दी। मैंने पहले बताया बिजनेस कॉस्ट डिटरमाइन करता है और प्राइस चार्ज करता है, डिमांड और सप्लाई इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जितनी क्वांटिटी कोई डिमांड, वो प्राइस जिस पर जितनी क्वांटिटी कोई डिमांड कर रहा है आप उतनी क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वांटिटी प्रोवाइड इक्वल टू क्वांटिटी डिजायर्ड। आगे प्राइस डिटरमाइंड होते हैं मार्केट से, क्वालिटी से, प्रोडक्ट की, टारगेटेड ग्रुप से, इन सब से प्राइस डिसाइड होता है। ये वाली लाइन भी लिख लूं, लिखें। ये तीनों बातें एक ही है। देखो, डिमांड सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है, इन्फ्लुएंस होता है। अगर ये तो हो गया तुम्हारा, लगा लो डिमांड सप्लाई से इन्फ्लुएंस हो गया। यहां पे वो क्वांटिटी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिजायर होगा, जहां पर वो प्राइस होगा। अब तीसरी बात भी ये कर रहा हूं कि प्राइस डिसाइडेड होगा क्वालिटी से, मार्केटिंग से, टारगेटेड ग्रुप से। देखिए, द प्राइस may be paid is determined by the price may be paid is determined by the market, the quality, the marketing and the targeted group एंड द टारगेटेड ग्रुप। क्या यहां तक समझ में आ गया कि जी मैं इसमें क्या क्या लिखा रहा हूं? बिजनेस हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है ये। अब आगे, इसके बाद आगे चलते हैं। अगली बात लिखनी है हमें कि मार्केट प्राइस तो कॉम्पिटिटिव वर्ड में मार्केट देती है प्राइस, तो ये रहा कॉम्पिटिटिव वर्ड में मार्केट देती है प्राइस, तो हम तो अपनी कॉस्ट कम करके प्रॉफिट कमाते हैं। सब प्राइस की बातें चल रही हैं। प्राइस ये इन्फ्लुएंस होता है, प्राइस ये डिसाइड करता है, पार प्राइस। यहां पे मैंने एक ही बात और कर दी, क्वांटिटी डिजायर इज इक्वल टू क्वांटिटी प्रोवाइडेड होती है, वहां पर प्राइस डिसाइड होता है। अब यहीं पे प्राइस की बात, इन द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इन द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड,
प्राइस इज ऑफ्टन, आमतौर पर, गिवन बाय द मार्केट, द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड प्राइस इज ऑफ्टन गिवन बाय द मार्केट। हम तो किस पर काम करते हैं? सिर्फ कॉस्ट पर। एंड बिजनेस हैव टू वर्क ऑन कॉस्ट टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस have to work on cost to maintain profitability। इसके बाद बस एक ही बात लिखवाऊंगा मैं और मार्केट प्राइस में। आजकल कॉस्ट पर प्रॉफिट जोड़कर प्राइस नहीं निकाले जाते, बल्कि कॉस्ट कम करके प्रॉफिट कमाए जाते हैं। बस मार्केट प्राइस में से प्रॉफिट निकाले थे तो कॉस्ट सेट की जाती। देखिए ओन, देखो ये सारी की सारी बातें प्राइस डिटरमाइनिंग वाली थी, सारी की सारी। देखो ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए यार। मैं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सारी याद रह जाएंगी, मैं तो पूरा लिखवा रहा हूं। कोई एक आधी भूल जाओगे, लेकिन कुछ तो लिख के आओगे ना एग्जाम में। एन अकाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन, बिजनेस आर नॉट एबल टू फिक्स इन द ऑन द account of competition, business are not able to fix market price by adding profit margin on cost not able to fix market price by adding profit margin on cost, rather they work on reducing the cost costs given by the prevailing market price, given by the prevailing market price। मार्केट प्राइस गिवन द। आज हम इतना ही लिखेंगे बच्चों। और अब याद रखना, पहले चैप्टर से आपको सबक मिल गया होगा। डेली एक शॉर्ट समरी बना दे कि मैंने क्या क्या समझाया है, और अपने हाथ से बनाए। इतनी बातें हो गई। अपने हाथ से जितना समझाया है कि प्रोडक्ट के बारे में ये बातें लिखूंगा, टेंजिबल में ये लिखूंगा, प्रोडक्ट ऐसे, प्राइस, ये बातें लिखूंगा। एक शॉर्ट समरी बना ले। और मैं तो आपको कल ही बता पाऊंगा जब मैं इसे पूरा लिखवाऊंगा कि मैं कैसे चाहता हूं कि शॉर्ट समरी बनाए। इसके बाद तो मैं कल लिखवाऊंगा आपको तीसरा। आज क्लास बड़ी हो जाएगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।